हेलो गाइस, तो आपका फिर से गुरु कोचिंग पे स्वागत है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिए होंगे और आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल भी रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, इसका फ़ायदा उठाइए। फ्री टाइम है, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो वैकेंसीज भी ओपन होगी। सो बने रहें, टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए। तो पीछे हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी कर चुके हैं, जो ब्लड के कॉम्पोनेंट है। लिक्विड पार्ट है जो प्लाज्मा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब सॉलिड कॉम्पोनेंट का एक लास्ट भाग रह गया, वो है प्लेटलेट्स। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से। क्या उसकी ब्रांच का नाम है, कितनी उसकी अमाउंट है। तो आप लिखिए, जो प्लेटलेट्स की ब्रांच है उसका नाम है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट्स नाम की ब्रांच है प्लेटलेट्स की, जिसमें हम प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका लाइफ स्पैन कितना है, जैसे बाकियों आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का हमने लाइफ स्पैन पता किया था, तो इसका लाइफ स्पैन कितना है। लाइफ स्पैन वो है 8 से 9 दिन। 8 से 9 दिन के बाद ये मर जाते हैं। तो ये डेड कहाँ पे होती हैं, ये डेड होंगी, वो होंगी ब्लड में, और ब्लड में ही ये रीजनरेट हो जाती हैं। रीजनरेशन भी इनकी ब्लड में हो जाती है, मतलब फिर से एक्टिव हो जाती हैं ये। तो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्लड है उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होगा। फॉर्मेशन बोन मैरो। तो ये नोट कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है अपनी बॉडी में, वो कितनी है, अमाउंट या संख्या, अमाउंट वो कितनी है, 4.5 to 5.5 लाख पर 100 ml ऑफ HB मतलब हीमोग्लोबिन। तो ये इसकी एग्जैक्ट अमाउंट है। ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो एक रेशो और लिख लो आप, हमने सॉलिड पार्ट किया ना जो ब्लड का, सॉलिड पार्ट, उसमें क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हम कर रहे हैं। ठीक, पीएल से भी नोट करूंगा मैं प्लेटलेट्स को। ठीक, तो इसकी जो रेशो है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, 600 रेशो 1 रेशो 40। तो ये इसकी रेशो है। ये हल्की फुल्की सी जानकारी है जो प्लेटलेट्स के बारे में है। आगे हम अब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स अपनी लाइफ में। ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसका मेन फंक्शन क्या है। जैसे हमें चोट लगती है तो हमारा खून जम जाता है, कुछ टाइम बाद 3 से 4 मिनट के अंदर खून जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जमना स्टार्ट होता है, जो वो क्रिया होती है उसको कौन कराता है, प्लेटलेट्स ही कराते हैं। तो आप लिखिए, टू स्टॉप ब्लीडिंग या क्लोटिंग प्रोसेस लगा दो आप, क्लोटिंग प्रोसेस में भाग लेता है ये प्रोसेस। तो वो कैसे भाग लेता है क्लोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि और किस वजह से लेता है, क्योंकि इसके पास सभी क्लोटिंग फैक्टर हैं। वो क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो क्लोटिंग फैक्टर लिख लीजिए आप, क्या कुछ है, क्लोटिंग फैक्टर लिखो आप। फैक्टर क्या है, मतलब खून का धक्का जमाने में क्या कुछ चाहिए हमें, कैल्शियम या फिर ये, ठीक। सेकंड, विटामिन के, जो कि हमारा लीवर प्रोड्यूस करेगा। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और थर्ड लिखो आप, प्रोटीन। मैंने प्लाज्मा वाले लेक्चर में बताया था ना कि 5 टाइप के प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं।
थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन। ये 5 प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। अब वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, ये इसके फंक्शन में क्लॉटिंग फैक्ट। तो लिखो क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होती है। क्लॉटिंग प्रोसेस, देखो ये हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, ठीक, और यहाँ पे हल्की सी चोट लग गई। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक खून फ्लो करेगा, मतलब ब्लड निकलेगा यहाँ से। 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब खून जमना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी। वो क्लॉटिंग कैसे होगी, देखो सबसे पहले जब हमारे चोट लगी, जो चोट का पोर्शन है वहाँ पे जो टिश्यू होंगे वो डेड हो जाएंगे, टिश्यू डेड हो गए। तो क्या हुआ, लीवर आया, लीवर ने विटामिन के प्रोड्यूस कर दिया। ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, लीवर से। अब लीवर से विटामिन के तो प्रोड्यूस हो गया, आगे क्या होगा, आगे ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं वो आएंगी, यहां से ब्लड प्लेटलेट्स आ चुकी हैं। तो इतनी प्रोसेस को हम कह सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इतनी क्रिया को हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आगे क्या होगा, कि कैल्शियम आएगा जो हमारा क्लॉटिंग का मेन भाग है। तो यहां से कैल्शियम आएगा और वो ब्लड क्लॉट करा देगा, क्लॉट हो जाएगा ब्लड, ठीक। तो क्लॉट हो जाएगा ब्लड, ऐसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो वो कैसे होती है, क्या मतलब कैसे कैल्शियम ब्लड क्लॉट कराता, वो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, समझाता हूँ वो आपको। थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये क्या करेगा, जो अपना फेब्रिनोजन है ना, वो पॉलीमर है वो फेब्रिनोजन ये मोनोमर है, सॉरी पॉलीमर है। ये पॉलीमर होता है बहुत टाइप के, मतलब काफ़ी सारे। तो ये वाटर में सल्यूबल है, सल्यूबल इन वाटर, ठीक। तो ये क्या होगा, जो ये पॉलीमर है वो सिंगल सेल में चेंज हो जाएगा, मतलब मोनोमर में चेंज हो जाएगा, मींस फिब्रिन में चेंज हो जाएगा। मोनोमर, ये मोनोमर है। ये मोनोमर पॉलीमर क्या है इसके बारे में भी आपको मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा, फिलहाल आप मोनोमर और पॉलीमर को ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये ऐसे कैल्शियम चेंज कराता है। तो ये तो आपको समझ आ गई क्लॉटिंग प्रोसेस की पूरी कंप्लीट क्रिया। अब मैं बता देता हूं ब्लड बैंक या फिर एक अच्छा खून कितने दिन का होता है, क्योंकि ब्लड बैंक में क्या होता है, उनके पास 2 केमिकल होते हैं जिनका नेम है कैल्शियम ऑक्सालेट और कैल्शियम सीट्रेट और सोडियम ऑक्सालेट। ये 2 टाइप के केमिकल हैं जो ब्लड बैंक में डाल दिए जाते हैं ब्लड में। तो इस वजह से वो खून मतलब जमता नहीं, उनके क्लॉट जमते नहीं है। तो एक अच्छा खून कितने दिन का होता है, एक अच्छा खून 40 से 45 दिन का होता है, जो
काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें उसको यूज़ में ले लें तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये आपको समझ आ चुका होगा अपनी बॉडी में खून क्यों नहीं जमता। देखो चोट लगने पे ही खून क्यों जमता है, मतलब क्लोटिंग ब्लड अंदर भी हो सकती है, क्लोटिंग अंदर भी होनी चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी में हिपारीन होता है, हिपारीन होता है जो कि हमारे लीवर प्रोड्यूस करता है और बायोफिल्स प्रोड्यूस करती है। तो आप लिखिए एंटी क्लोटिंग प्रोसेस। तो वो क्या है एंटी क्लोटिंग प्रोसेस? हिपारीन नाम, ये हिपारीन है ना, ये एंटी क्लोट कराता है, मतलब ये खून को जमने नहीं देता, मतलब खून का बहाव को चलाए रखता है। अगर खून जम गया ना, नस में खून जम गया, ऐसे जम गया, तो हमारी जो नसें हैं वो फटना स्टार्ट हो जाएंगी वो। तो ये कहाँ से पैदा होता है? ये लीवर प्रोड्यूस करता है, या फिर कुछ बेसोफिल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आगे, बेसोफिल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हाँ, अगर बॉडी में हेपेरिन की कमी हो जाए तो उसको कैसे हम पूरा करेंगे? हेपेरिन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास आएगा आर्टिफिशियल हिपारीन। वो कैसे आएगा, कब आएगा और क्यों आएगा? हिपारीन जो आर्टिफिशियल है वो लीच तो सुना होगा आपने, जोक बोलते हैं। जोक का जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा ऑफ लीच से आर्टिफिशियल हिपारीन होता है, और उसका स्लाइवा का नाम है हीरुडीन नाम का स्लाइवा है जो, या फिर हिपारीन है जो आर्टिफिशियल रूप से इंसान को दिया जाता है अगर उसकी बॉडी में क्लोट बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये थी बेसिक सी जानकारी प्लेटलेट्स के बारे में। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके वजह से जो डिजीज होती है। देखो इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट मतलब जो ब्लड कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ आपसे, जो हमें बीमारियां होती हैं। देखो डिसीज ऑफ प्लेटलेट्स, तो वो क्या डिसीज है? अगर कमी हो जाए, कमी ऑफ पीएल मींस प्लेटलेट्स, तो इससे हमें होगा क्लोटिंग प्रोसेस है वो होना बंद हो जाएगी, मतलब क्लोट नहीं बनेंगे। आपके बॉडी में खून अगर कट लग गया तो खून चलता ही रहेगा। क्लोटिंग प्रोसेस में कमी हो जाती है, ठीक। मतलब आपके खून निकलना ही बंद हो जाएगा और वो जमेगा नहीं अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादा ऑफ पीएल, ये कमी, ये ज़्यादा होना, तो इससे हो जाएगा थर्मोब्लास्टिन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्लोट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी नसें फटना स्टार्ट हो जाएंगी अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाएं। तो इसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोब्लास्टिस नाम की क्रिया है जो होगी आपकी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लोट बनना स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो जो क्लोट है वो इंसान की बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और एक और है बीमारी, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड और ये थर्ड लिखो आप। थर्ड में क्या होगा? हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाएगी। हीमोफीलिया क्या है? ये एक जेनेटिक बीमारी है हीमोफीलिया।
तो वो हो जाएगी। ये सबसे पहले हमें क्वीन विक्टोरिया जो आपने सुना होगा उसकी फैमिली में देखी गई थी, और इसको हम क्रिसमस के डे के दिन हमने इसको फाइंड किया था, मतलब 25 दिसंबर को। तो अभी आप लिखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ये जेनेटिक है, जेनेटिक डिसीज है। इसको रॉयल फैमिली बीमारी भी कह सकते हैं, रॉयल डिसीज भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी। क्वीन तो ये रॉयल डिसीज थी जो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में फाइंड की गई थी सबसे पहले, और इसको 25 दिसंबर को फाइंड किया गया था। तो अब हमारा ब्लड कंपोनेंट का जो पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा ब्लड कंपोनेंट क्या है, क्या उनके मतलब फंक्शन है। तो अब उनकी बीमारियों के बारे में भी अच्छे से जान चुके होंगे। तो अब कुछ मेन बातें हैं, कुछ नोट्स हैं, मलेरिया क्यों होता है, या फिर डेंगू से प्लेटलेट्स के बारे में जो इफेक्टेड होता है या पैथोजन है जो उसका वेक्टर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो टोटल ही ब्लड ग्रुप पे होगा। उसके बाद आपका ब्लड का सारा जो है एक सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चलेंगे हार्ट को लेके, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा ऑर्गन था, दूसरा ऑर्गन। ठीक, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और अब मेन बातें करते हैं। नोट डाल के कीजिए आप। प्लेटलेट्स, जैसे मलेरिया चला हुआ है, डेंगू भी चला हुआ है, मतलब ये करंटली बीमारियाँ काफ़ी चली थी, लास्ट ईयर भी काफ़ी थी डेंगू पेशेंट। तो अब डेंगू और मलेरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब जानकारी समझ लेते हैं। मलेरिया और डेंगू, ठीक। जो डेंगू है, डेंगू में अकेली प्लेटलेट्स जो पीएल है वो कम होती है, ठीक। पर मलेरिया में ऐसा नहीं है, इसके साथ आरबीसी में भी गिरावट आएगी, मतलब आरबीसी प्लस पीएल दोनों में कमी होगी तो जाके हमें मलेरिया के लक्षण आएंगे। तो पहले हम डेंगू ही कंप्लीट करेंगे। तो डेंगू का जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब जन है, वो है अरबोवायरस, ये फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। वेक्टर है जो इसका, जो मतलब जो फैलाता है, तो उस वेक्टर का नाम है एडिस इजिप्टी। ये एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक, जो ये डेंगू फैलाती है। क्यों फैलाती है, कैसे फैलाती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हम मलेरिया कवर कर लेते हैं, सेम एज। तो अब आप लिखिए मलेरिया के पैथोजन और वेक्टर के बारे में। जो इसका पैथोजन है, पैथोजन देखो, ये एक प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया है, मलेरिया का मतलब मलमूत्र, मतलब मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ जो इसको फैलाता है। और जो इसका वेक्टर है, देखो इसमें बड़ा फर्क है, पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है। वेक्टर तो एक जो फैलाता है, मतलब जो एक दूसरे से ट्रांसफर करता है, और पैथोजन जहाँ से उस वायरस का नाम जिससे ये बीमारी होती है। पैथोजन वायरस, आप एक देसी भाषा में समझे तो एक वायरस या फिर जिससे कोई चीज़ फैलती है या जिससे पैदा होती है, उस वायरस का नाम है। और वेक्टर जिसके द्वारा वो फैलाया जाता है। तो आप लिखिए वेक्टर में ये फीमेल मॉस्किटो है, ये भी, जिसका नाम है फिल, ये भी मॉस्किटो है। तो आपने दोनों केसेस में देखा होगा कि फीमेल मॉस्किटो ही बीमारियां फैला रही हैं। फीमेल ही क्यों फैलाती है मॉस्किटो,
तो क्या है ना कि जब अंडा बनना स्टार्ट होता है फीमेल के अंदर, फीमेल मॉस्किटो के अंदर, तो वो अपनी नीड पूरी करने के लिए इंसान का खून पीना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसे वो अपनी फीड लेती है। तो ऐसे ही जो मेल मॉस्किटो है वो अपनी फीड लेता है फ्लावर शेप से, फीमेल मॉस्किटो, ठीक, ये लेगा फ्लावर शेप, मतलब जो फ्लावर के ऊपर फूल से आकार के होते हैं ना, मतलब हल्के हल्के से आपने देखा होगा, उसके ऊपर मच्छर बैठे होते हैं, तो वो होते हैं फीमेल मतलब फ्लावर शेप्स। तो ये था मतलब ब्लड कंपोनेंट का कंप्लीट जो पीछे हो चुका और जो आज हो चुका कंप्लीट डाटा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ब्लड कंपोनेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में या मेरे माइंड में थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो अब आप लिख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो थोड़ा बहुत एड्स के बारे में बता देता हूँ। कल हमने एड्स किया था जो लास्ट लेक्चर 8.1 में देखा गया था, मतलब इसका जो पेशेंट था। इंडिया में कब आया ये? इंडिया में आया, इंडिया में 1986 में इंडिया में देखा गया इसका पेशेंट। तो इसका कल मैंने एक टेस्ट बताया था, या फिर जो ड्रग्स दी जाती है, जो टेस्ट लिख लो आप, टेस्ट कराया जाता है जो, उसका नाम है अलीसा, ठीक। और जो इसके लिए ड्रग्स दी जाती है, देखो अगर आपको HIV एड्स हो गया तो मरना तो पड़ेगा, ये तो बात तय है। पर हाँ, आपके टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसका प्रॉपरली कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो इसको, इसके लिए जो ड्रग्स दी जाती है या जो अजीडो थाइडाइन नाम की ड्रग्स आपको दी जाती है। तो ये HIV एड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, तो अब मैं कल एक मैंने बात बताई थी कि रीज़न मदर टू चाइल्ड कैसे जाता है। देखो जब बच्चा इम्ब्रो होता है, मतलब इम्ब्रोनिक स्टेट में होता है, मतलब कि जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हो 10 से 15 दिन के बीच का होता है, तो जो माता, जो मदर होती है, वो बच्चे के साथ एक ऐसे नाल के साथ जुड़ी होती है, ये जैसे मदर होगी, और ये इम्ब्रोनिक स्टेट में चाइल्ड हो गया, ठीक। अब ये जुड़े हुए हैं एक नाल से, इस नाल का नाम क्या है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो ये प्लेसेंटा क्या करती है कि जैसे मदर HIV ग्रस्त है, तो पहले ऐसे इसमें 2 पोर्शन होंगे, ये 2 पोर्शन, एक से तो ब्लड जाएगा, ठीक, और एक से मतलब जो वो खाती पीती है आगे पोर्शन चलेगा, वो दूसरे पोर्शन से चलता है। तो जो ये जिससे ब्लड जाएगा, जैसे बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ से ब्लड चल दिया, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, इम्ब्रोनिक स्टेट में बच्चा है, तो ये 10 से 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ये प्लेसेंटा की, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है जिससे ब्लड जाता है। जो नीचे का पोर्शन है खाना पीना, ये यहाँ से चलता रहता है। तो इसके थ्रू ये बच्चे में स्टार्टिंग में ही एंटर हो जाता है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसमें HIV के लक्षण होते रहेंगे। तो ये थी बेसिक सी जानकारी HIV के बारे में, मलेरिया, डेंगू, मतलब सारी डिसीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आपको कंटेंट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साठ बन के घंटे को बटन को प्रेस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम ब्लड ग्रुप के साथ। तब तक लिए आप पुराने लेक्चर देखिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।